दे दिया। अ वेरी गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में मैं आरपी मिश्रा गाइज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों सभी मित्रों को, सभी भाई बहनों को नमस्ते कहता हूं। दोस्तों आज की प्रैक्टिस गाइज, द प्रैक्टिस ऑफ टुडे मैं खुद आपको बोल रहा हूं, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ट्रेमेंडस प्रैक्टिस। दोस्तों आप इस प्रैक्टिस के लिए मुझे याद करेंगे। फैक्ट्स एंड जस्ट फैक्ट्स, जस्ट दोस्तों अपनी कॉपी को मोटी करते जाइए, लिखते जाइए। एंड दिस इज गोइंग टू बी वन अमंग द मोस्ट स्पेसिफिक प्रैक्टिस एवर गिवन बाय मी गाइज। आज तक मेरे द्वारा दी गई सभी प्रैक्टिसेज में आप इसे सर्वश्रेष्ठ प्रैक्टिस की श्रेणी में रखेंगे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों बार बार रिमाइंड करवा रहा हूं, यह छोटे से चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का पहला क्वेश्चन। लेट्स गो एंड लेट्स स्टार्ट गाइस, लेट्स गो। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुल कितने जीवन कौशल बताए हैं? 5, 6, 9, 10। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। Some very important questions for today. Yes, आइए let's go। मैं बोला दोस्तों कि यह एक बहुत ही डेंजरस प्रैक्टिस होगी एंड यू गाइज विल रिमेंबर मी फॉर दिस जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब। आइए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, आज का पहला क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुल कितने जीवन कौशल बताए हैं? दोस्तों तो उत्तर है, आप सभी जानते हैं, व्हाट इज द राइट आंसर? एंड द राइट आंसर इज यस, डी फॉर डेनमार्क। सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। एक बार देखेंगे दोस्तों, आइए एक बार देखते हैं। आइए पहला है समानुभूति, दूसरा स्वजागरूकता, तीसरा समस्या समाधान, चौथा संप्रेषण कौशल, पांचवा निर्णय लेना है, छठा सृजनात्मक चिंतन, सातवां आलोचनात्मक चिंतन, आठवां तनाव से छुटकारा, नौवां संवेगों का प्रबंधन, दसवां इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, अंतरवैयक्तिक संबंध। दोस्तों ये 10 जीवन कौशल है। प्लीज एक स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, गो फॉर ए स्क्रीनशॉट। एक स्क्रीनशॉट ले दोस्तों, फिर आगे चला जाए। आइए एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सारे लोग, जल्दी से एक बार मुझे कंफर्म कर दे। हाँ सर हम स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। लेट्स गो। यस, आइए शुरू करते हैं। तो मुझे यकीन है दोस्तों समझ गए हैं। यस राइट, एवरीवन हैज गॉन फॉर ए स्क्रीनशॉट, राइटली सेड। यस, मेक मी कंफर्मेशन गाइस, ताकि हम अगले क्वेश्चन पे जा सके। यस, so rightly said. Yes, this is going to be question number 1 of today. Right, let's go. Question number 2, जीवन कौशल। दोस्तों बहुत ही दमदार है। दोस्तों आइए एक बार देखते हैं। जीवन कौशल अनुकूलन एवं सकारात्मक व्यवहार की वे क्षमताएं हैं जो व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों एवं मांगों से निपटने में सहायक होती हैं। यह परिभाषा किसकी है? दोस्तों WHO की है, यूनिसेफ की है, विश्व बैंक की है, इनमें से कोई नहीं गाइज। आइए शुरू करते हैं। लेट्स गो। गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर 2। आइए, जीवन कौशल अनुकूलन एवं सकारात्मक व्यवहार की वे क्षमताएं हैं जो व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों एवं मांगों से निपटने में सहायक होती है। यह परिभाषा किसकी है? WHO की है, यूनिसेफ की है, विश्व बैंक की है। दोस्तों गोइंग फॉर योर आंसर्स, आपके उत्तर की दोस्तों प्रतीक्षा है मुझे। एक बार उत्तर भेजेंगे। WHO की है, यूनिसेफ की है, विश्व बैंक की है, या इनमें से कोई नहीं गाइज। जब दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तब आपको पता चलेगा व्हाट इज द राइट आंसर। एंड द राइट आंसर इज गाइज, बहुत दोस्तों आपको जीवन कौशल की 2 परिभाषाओं में से कोई एक इज गोइंग टू बी वेरी हॉट टॉपिक। आप उठा के देख सकते हैं, पिछले साल के सुपर टीटी में जीवन कौशल में ही ऑप्शन बना के पूछ लिया था दोस्तों।
पिछले साल के सुपर टीटी में देखिएगा जीवन कौशल की इस परिभाषा को ऑप्शन में डाल के पूछ लिया था, जो लोग दिए हैं दोस्तों एक बार यस करें, हाँ सर आप सही कह रहे हैं। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ WHO दोस्तों। अभी दोस्तों मौका मिला तो एक और डेफिनेशन है यूनिसेफ की। दो ही डेफिनेशन है दोस्तों, एक WHO की है, एक यूनिसेफ की है। एंड दीज टू डेफिनेशंस आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको प्लीज ऐसे लिख लेंगे, सीधा ऐसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने आपको नोट्स बनाने का तरीका भी बताया था। आप क्वेश्चन ना लिखें, सीधा इसको लिखे और सामने लिखे WHO ऐसे। इसे वन लाइनर कहते गाइज, एक ही लाइन वन लाइनर टाइप का। हमको ऑप्शन की जरूरत नहीं, हमको फैक्ट चाहिए ताकि हम एग्जाम की रात उसे रट्टा मार सके। इसको वेरी ए फॉर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा जोड़ा सुमेलित है? आइए दोस्तों, कौन सा जोड़ा सुमेलित है? ऑप्शन ए स्मृति स्तर, क्या हर्बर्ट ने दिया है। बोध स्तर, क्या मॉरिसन ने दिया है। विचार या चिंतन स्तर, क्या मॉरिस पी हंट ने दिया है। या डी उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। इसको आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इसको कौन है सही उत्तर? कौन सा जोड़ा सुमेलित है? स्मृति स्तर, हर्बर्ट, बोध स्तर, मॉरिसन, चिंतन स्तर, मॉरिस पी हंट या उपरोक्त सभी। दोस्तों हमने कई बार, मेरा टारगेट है दोस्तों आपको देना क्या? फैक्ट, फैक्ट्स एंड फैक्ट्स। नो बकवास, नो फिलॉसफी, ओनली फैक्ट्स। दोस्तों ऑल ऑफ अस नो व्हाट इज द राइट आंसर। हम सभी जानते हैं सही उत्तर क्या है दोस्तों, और कई बार ले चुका हूं। बिल्कुल सही दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बहुत बार हम बात कर चुके हैं दोस्तों, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। इसको आइए शुरू करते हैं। हमारे पास बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा कथन सुमेलित है? कौन सा कथन सुमेलित है? शिक्षण एक, यहां एक आएगा दोस्तों सब जगह। शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, क्या जॉन एडम्स ने कहा है। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, क्या जॉन डीबी ने कहा है। क्या शिक्षण के 3 चर स्मिथ ने बनाए हैं। या डी उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। जस्ट टू मेक यू रिमेंबर द फैक्ट्स, आपको फैक्ट्स याद करवाना ही मेरा मोट्टो है दोस्तों। हम सभी जानते हैं शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। आपके उत्तर आने शुरू हो गए दोस्तों। शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, यह पहली बार जॉन डीबी ने नहीं दोस्तों, जॉन एडम्स ने कहा था, जिसमें सिर्फ शिक्षक और शिक्षार्थी थे। सिर्फ कौन था? गुरुजी थे और उनके चेले थे। शिक्षक 2 निकाल दिए, शिक्षार्थी है। और दोस्तों बाद में हमारे जॉन डीबी साहब आते हैं और वो कहते हैं शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम या सामाजिक अंतःक्रिया। अर्थात ये भी सही है दोस्तों। और शिक्षण के 3 चर है दोस्तों, आप जानते हैं कौन कौन से चर? स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर। और इसमें कौन आता है? शिक्षक, शिक्षक आता है। आश्रित चर, और इसमें कौन आएगा? शिक्षार्थी। और दोस्तों अगला आएगा मध्यस्थ चर, जो दोनों को आपस में जोड़ता है दोस्तों, उसे पाठ्यक्रम बोलते हैं, पाठ्यक्रम। और यह दोस्तों कहा है किसने? यह कहा है हमारे B.O. स्मिथ साहब ने। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। शिक्षण के सूत्र किसने दिए गाइस? शिक्षण के सूत्र किसने दिया? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी केमेनियस, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी दोनों नहीं गाइस। आइए शुरू करते हैं। बहुत ही दोस्तों इन सबको डीप में पढ़ाया गया ऑनलाइन क्लास में भी, और अभी दोस्तों जो नए बैच है उसमें पढ़ाए ही जा रहे हैं। शिक्षण के सूत्र किसने दिए हैं गाइस? तो मेरा टारगेट हमेशा फैक्ट ट्रांसफर, टू ट्रांसफर द फैक्ट्स, यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और आप जानते गाइस, सुनेंगे दोस्तों, शिक्षण के वास्तव में ओरिजिनल 11 सूत्र है। कितने सूत्र हैं? एक बार ये भी जानकारी सुन ले दोस्तों, फैक्ट ही फैक्ट, ये वीडियो पूरी फैक्ट से भरी होगी। शिक्षण के वास्तव में 11 सूत्र हैं जो 2 लोगों ने मिलकर दिए हैं दोस्तों। इसलिए शिक्षण सूत्रों का जनक आपने किताबों में पढ़ा होगा, हर्बर्ट स्पेंसर और केमेनियस को मानते हैं। तो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई दोस्तों। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी फॉर चेन्नई, राइट, वेरी ट्रू। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सही जोड़ा सुमेलित करें दोस्तों। आइए, यस, सही जोड़ा सुमेलित करें।
क्या श्रीरामपुर त्रिमूर्ति कैरी वार्ड और मार्समैन को कहा जाता है? क्या भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट होना चाहिए दोस्तों? यहां ग्रांट ऐसे होना चाहिए। क्या भारत में आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत मैकाले को कहा जाता है, या डी उपरोक्त सभी? दोस्तों आइए शुरू करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जोड़ा सुमेलित कीजिए। श्रीरामपुर त्रिमूर्ति कैरी वार्ड मार्समैन, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट, भारत में आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत मैकाले, डी उपरोक्त सभी। तो जैसे ही देखिएगा, इस बड़ी मजेदार कहानी है इन दोनों की। श्रीरामपुर त्रिमूर्ति दोस्तों, ये तीन बहुत डेंजरस नोटोरियस लोग थे, विख्यात नहीं कुख्यात थे। ये तीनों दोस्तों इतना भयंकर ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे कि इसमें से एक तो ब्राह्मण बन के ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा था। इन्होंने दोस्तों इतनी बदनामी पाली थी, जबरदस्ती हिंदुओं मुस्लिमों को ईसाई बना रहे थे। दोस्तों एक बार तो इनको मिंटो ने बंद भी करवा दिया, और दोस्तों अंग्रेजों के यहां से आए थे, अंग्रेजों ने इनको निकाल दिया अपने यहां से। फिर दोस्तों ये पुर्तगालियों के शरण में चले गए, पुर्तगालियों के शरण में। और वहां पुर्तगालियों के पास जाकर इन्होंने गाइज क्या किया, इन्होंने वहां धर्म प्रचार शुरू किया, क्योंकि उस समय श्रीरामपुर पुर्तगालियों के अंडर में था, और वहां उन्होंने खूब जम के प्रचार किया। इसलिए इनकी कुख्यात होने के कारण इन्हें श्रीरामपुर दोस्तों त्रिमूर्ति, ट्रिनिटी। दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, मैं दोस्तों बाइबल मैंने पढ़ी हुई है गाइज, और श्रीरामपुर ट्रिनिटी त्रिमूर्ति को बोलते हैं। दोस्तों देखिए बाइबल में ट्रिनिटी क्या है, बाइबल में तीन चीजें सत्य हैं, गॉड, हिज सन जैसे जीसस क्राइस्ट, एंड होली घोस्ट आत्मा। दोस्तों ये चीज है, इसलिए इनको त्रिमूर्ति कहा गया है। अगला, भारत में दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, भारत में मैकाले के आने से पहले ही एक आदमी ने बड़ा गंदा खेल खेल दिया था, और उसका नाम था दोस्तों चार्ल्स ग्रांट। और ग्रांट ने दोस्तों कहा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार जमकर करना चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए ग्रांट ने तैयार किया पंचसूत्री कार्यक्रम। क्या? पंचसूत्री कार्यक्रम, पंचसूत्री कार्यक्रम तैयार किया। और दोस्तों हम सभी जानते हैं, लेकिन इनकी चीजें अप्लाई नहीं हो पाई। पायनियर कौन होता है? अग्रदूत को पायनियर बोलते हैं दोस्तों। पायनियर उसे बोलेंगे जो ग्राउंड पर अप्लाई कर दे, करके दिखा दे। और यह कार्यक्रम दोस्तों फाइनली किसने करके दिखाया? मैकाले ने। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। सारे के सारे सही गए, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। इसको क्वेश्चन नंबर 7। 1800 देखिए गाइज, 1813 के आज्ञा पत्र की किस धारा के कारण प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ? ऑप्शन ए धारा नंबर 43, धारा 46, धारा 47, धारा 49। शुरू करते हैं। 1813 के आज्ञा पत्र के किस धारा के कारण प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ? दोस्तों 43, 46, 47। और दोस्तों हम पहले ही बात कर चुके हैं इस पे। ऑल ऑफ अस नो व्हाट इज द राइट आंसर, बहुत बार समझा चुका हूं गाइज। और हम जानते हैं इस धारा का नाम था, यस, एंड दैट वाज सेक्शन, यस, सेक्शन 43 इज द राइट आंसर, यस। और आपने लिख के बता दिया है दोस्तों, यस, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही दोस्तों, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? दोस्तों आइए शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? यहां दोस्तों वुड होना चाहिए था, वुड, वुड, यहां व हो गया, बुद्ध हो गया है। टाइपिंग मिस्टेक से उसने वुड को बुद्ध समझ लिया है। चलिए एक बार शुरू करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं, मैकाले का घोषणा पत्र क्या 2 फरवरी 1835 को आया? वुड का घोषणा पत्र क्या 19 जुलाई 1854 को आया? हंटर कमीशन क्या 3 फरवरी 1882 को आया? और डी उपरोक्त सभी। क्या इसके उत्तर उपरोक्त सभी गाइस? हम जानते हैं दोस्तों सही उत्तर क्या है। ऑल ऑफ अस नो व्हाट इज द राइट आंसर। लेट्स गो। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? दोस्तों हम सभी जानते हैं गाइस, फैक्ट जिसमें मैं चाहता हूं आप इसे बस लिखे गाइस, दैट्स ऑल। ऑल ऑफ अस नो व्हाट इज द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज डी फॉर डेनमार्क। तो मैं सब ले चुका हूं, पहले ले चुका हूं। 2 फरवरी 1835 को दोस्तों प्राच्य पाश्चात्य विवाद को खत्म करने के लिए आया कौन?
मैकाले का विवरण पत्र, जिसे माइन्यूट्स ऑफ मैकाले कहते हैं। वुड का घोषणा पत्र दोस्तों 19 जुलाई 1854 में विशाल दस्तावेजों वाला, आगे वो भी आएगा, वुड का घोषणा पत्र आता है दोस्तों, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। आ चुका है दोस्तों सुपर में, भारतीय शिक्षा का क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन दोस्तों, इसलिए यह बहुत ही फेमस रहा। अगला, हंटर कमीशन दोस्तों, वुड के घोषणा पत्र की सिफारिशों को और बेहतर लागू करने के लिए, मैंने कल आपको बताया था, हंटर कमीशन आया। सो ऑल थिंग्स आर करेक्ट एंड डी डेनमार्क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? देखिए दोस्तों, बार बार आप इसमें कंफ्यूज होते हैं, बार बार कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगेगा कि आप एक बार इसको देख ले दोस्तों। भाषा विचार से पहले, क्या वाइगोत्स्की ने कहा है? अहम केंद्रित भाषा, देखिए दोस्तों इस बार सुपर सीटेट में काफी लोगों का ये गलत हुआ है, क्या पियाजे ने कहा है? व्यक्तिगत वाक, क्या वाइगोत्स्की ने कहा है? और उपरोक्त सभी दोस्तों, क्या सारे के सारे सही कथन सत्य हैं? आइए एक बार देखते हैं दोस्तों। यस, इस प्रैक्टिस के बारे में दोस्तों खूब लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, कैसी लगी। मैंने अपने तरफ से दोस्तों बेस्ट देने की कोशिश की है। तो आइए गाइस एक बार शुरू करते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, अरे भैया मूक बधिर होगा, इशारा करेगा भैया मुझे पानी चाहिए। अगर पढ़ा लिखा है मूक बधिर है तो लिख के बताएगा मुझे बिस्किट चाहिए। अब जाके एक दुकानदार के सामने यूं खड़े हो गए, वैसे खड़े हैं, 3 घंटे से खड़े हैं, पैसा लिए हैं पॉकेट में, दे रहे हैं, बता नहीं रहे क्या खरीदना है। दोस्तों कहां से सामान दे देगा? अरे भैया इशारा करो, लिखो, कुछ तो बताओ। विचार है कि बिस्किट चाहिए पर नहीं मिलेगा बिस्किट, क्योंकि प्रकट करने के लिए आप कोई, देखिए दोस्तों भाषा का मतलब बोलना ही नहीं है, साइन लैंग्वेज भी भाषा है। इसलिए वाइगोत्स्की ने कहा विचार पहले भाषा बाद में, नहीं, भाषा पहले और विचार बाद में। दोस्तों अहम केंद्रित भाषा, इसको खूब रट्टा मार लीजिएगा। पियाजे ने कहा बच्चा भीड़ में रहकर भी अकेले बात कर रहा है। मैंने मैराथन क्लास में आपको बताया था, रूसो इंस्टीट्यूट में एक प्रयोग किया और उन्होंने क्या कहा, रूसो इंस्टीट्यूट के प्रयोग में क्या कहा कि 20 के ग्रुप में होने के बावजूद बच्चा अकेले बात कर रहा है। इससे सिद्ध होता है कि बच्चे की भाषा स्वार्थी होती है, अहम केंद्रित होती है। और इसलिए उन्होंने क्या कहा कि ऐसी भाषा को, स्वार्थी भाषा को ईगोसेंट्रिक। अगला, व्यक्तिगत वाक दोस्तों, इस बार सीटेट में क्वेश्चन आया था, बच्चे अपने खुद से बातें करके अपने कार्यों को दिशा देते हैं, क्योंकि अपने कार्यों को दिशा देते हैं, दूसरे के कार्य को नहीं देते, इसलिए वो खुद को डायरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसे कहेंगे स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन। दोस्तों इसका मतलब ये भी सही है। अब 3 टिक तो मार नहीं सकते, सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। दोस्तों सही उत्तर क्या है? डी फॉर डेनमार्क। इसको क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा का पंचसूत्री कार्यक्रम किसने दिया था दोस्तों? आई, शिक्षा का पंचसूत्री कार्यक्रम किसने दिया था? ऑप्शन ए कोठारी आयोग ने, ऑप्शन बी हंटर आयोग ने, ऑप्शन सी मुदालियर आयोग ने, ऑप्शन डी 1986 की नीति ने। गाइज आइए शुरू करते इसको। यस, आइए शुरू करते। यस, इसको हम सभी जानते हैं दोस्तों। तो कोठारी आयोग, हंटर आयोग, मुदालियर आयोग 1986 की नीति है। तो हमेशा आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि शिक्षा का पंचसूत्री कार्यक्रम, तो शिक्षा का पंचसूत्री कार्यक्रम किसकी देन है दोस्तों? आप मुझे बताएंगे। एंड आई एम गोइंग टू लुक थ्रू योर कमेंट्स। दोस्तों अब मैं आपके एक बार कमेंट देखूंगा। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड क्वेश्चन। लेट्स गो। आई, यस, एक बार आपके उत्तर दोस्तों देख लिए जाएं। आई, यस, यस, ओके, बिल्कुल सही गाइस, बिल्कुल। शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ावा देना, शिक्षा द्वारा रोजगार का निर्माण करना, ऐसे 5 बिंदुओं के साथ एक पंचसूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया था किसने? कोठारी आयोग ने। दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा,
यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से दंड का कौन सा सिद्धांत वर्जित है? दोस्तों आप जानते गाइज, आपके सुपर टीटी के जीवन कौशल में एक चैप्टर है पुरस्कार एवं दंड। क्या है? पुरस्कार एवं दंड। वहां से दोस्तों बहुत हल्का सा, मैं दोस्तों इसीलिए बोल रहा हूं कि जीवन कौशल में आपका एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए, 10 में 10 का टारगेट होना चाहिए गाइज। आइए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा दंड का सिद्धांत वर्जित है? पहला, परिणाम बोधक, सुधारात्मक, प्रतिरोधात्मक, प्रतिशोधात्मक। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यस गाइस, सिंपल सी बात है, बड़ा ही दमदार है। मैं चाहूंगा ये आपकी आंखों के सामने दोस्तों दंड के 4 सिद्धांत माने गए हैं। और गुड न्यूज क्या है कि आपके आंखों के सामने चारों हैं। तो आइए एक बार हल्का सा दोस्तों आपको समझाते हैं कि क्या है ये चारों सिद्धांत। एक बार मैं गेट बंद कर लूँ गाइस। यस, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। गाइस, जब आपको दंड न दिया जाए, सिर्फ दंड की एक काल्पनिक झलक दिखा के डरा दिया जाए, तो यह परिणाम बोधक दंड है। जैसे दोस्तों आप टिकट लेकर ट्रेन में चढ़े हैं, अब वहां आपने क्या देखा कि एक आदमी टिकट नहीं लिया है और पुलिस आई है उसको पकड़ के ले जा रही है। तो आप सोचते हो अरे यार बड़ा बढ़िया किए यार, टिकट ले लिए यार, वरना हमारा भी रिजल्ट यही होता। तो यार दोस्तों आपने टिकट लिया है पर आप सिर्फ कल्पना करके डर गए, अरे बाप रे बाप जेल भी जाना पड़ता है। यह दोस्तों क्या कहलाता है? परिणाम बोधक दंड। अर्थात ये सही है और ये अच्छा है दोस्तों। सुधारात्मक का देखिए, आपको पूरा इंडियन लीगल सिस्टम के तहत बता रहा हूं। सुधारात्मक दोस्तों, भले ही मैं बोलता हूं, भले ही किसी को दंड के फलस्वरूप 20 लाठियां मारी गई हो, पर दंड का उद्देश्य कभी दंड को, चोर को और बड़ा चोर बनाना नहीं होता। दंड का उद्देश्य हमेशा होता है सुधारात्मक। ये भी सही है गाइज। अगला है प्रतिरोधात्मक। दोस्तों प्रतिरोध मीन्स होता है रोकना। आप तेजी से गलती किए चले आ रहे हो, दंड देकर आपको रोकेंगे। भाई दंड क्यों दिया जाता है? गलती पर स्टॉप लगे। अर्थात ये भी सही है। और दोस्तों सबसे खराब दंड है मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों वाला दंड। मैं कुत्ते तुम्हारा खून पी जाऊंगा, धर्मेंद्र वाली मूवीज का दंड। बदले की भावना से दिया गया दंड कि आप मेरा एक हाथ तोड़े हैं, मैं भी आपका एक हाथ तोड़ूंगा। दोस्तों इस दंड को जंगली न्याय कहते हैं। इट्स कॉल्ड वाइल्ड जस्टिस। और यह दोस्तों गलत है। तो तीनों सही वाले गलत हो जाएंगे और गलत वाला दोस्तों क्या हो जाएगा? सही। आई होप अंडरस्टैंड। सारे लोग समझ चुके हैं दोस्तों सही उत्तर क्या है इसको। आइए शुरू। क्वेश्चन नंबर 15, एनसीईआरटी का कौन सा मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? दोस्तों ऑप्शन ए, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। एनसीएफ माफ करेंगे, एनसीएफ 2005 का कौन सा मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, परीक्षा प्रणाली को लचीली बनाना, मातृभाषा द्वारा प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। दोस्तों मैं जानता हूं मेरे बच्चों आप जानते हैं सही उत्तर है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। आइए मेरे बच्चों खुश रहिए, दमदार पढ़ते रहिए गाइज। आइए शुरू करते हैं। एनसीएफ 2005 का कौन सा मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं गाइज? हम सभी जानते हैं, अभी आपको पिछली प्रैक्टिस में मैंने इसको कराया भी था। एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है दोस्तों। कितने मार्गदर्शी सिद्धांत है? 5। और मैंने इसको लिख लिख के बताया है और आप समझ गए हैं कि दोस्तों यस ये बात सही है कि एनसीएफ 2005 कहता है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा द्वारा दी जाए, लेकिन यह बात गलत है कि यह मार्गदर्शी सिद्धांत है। दोस्तों ये वाला सही है, अर्थात गलत हो गया। ये भी बता चुका हूं, ये भी सही है, ये भी सही है। तो दोस्तों फिर से बोल रहा हूं, एक बार यस करें। हाँ सर हम आपकी बात समझ रहे हैं कि भैया मातृभाषा द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए सिफारिश करता है कौन? एनसीएफ। यह सही है, पर यह मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। यह भी सही है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई गाइज। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। लेट्स गो। मुझे यकीन है अब सारे लोग समझ गए होंगे। यस आई। क्वेश्चन नंबर 13, एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में क्या निहित है? एक भाषावाद, द्विभाषावाद, बहुभाषावाद, बी और सी दोनों। एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में क्या निहित है? एक भाषावाद, द्विभाषावाद, बहुभाषावाद या बी और सी दोनों?
गाइज जैसा आपने देखा होगा अभी मेरी मैराथन क्लास में, मैंने हूबहू यह लाइन ली थी अपनी मैराथन क्लास में कि एनसीएफ 2005 कह रहा है कि भैया भारतीय संस्कृति, दोस्तों इस देश में हर किलोमीटर में तो भाषा बदलती है। उन्होंने कहा भारतीय संस्कृति की बहुभाषिक विशेषता को देखते हुए भारत में द्विभाषा और बहुभाषावाद दोनों को बढ़ावा दिया जाए। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। यस, राइटली सेड। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन ए, शिक्षा की शुरुआत प्रवज्जा संस्कार से होती थी। शिक्षा में उपसंपदा संस्कार विश्व शिक्षा में होता था। शिक्षा सर्वसुलभ थी। डी, उपरोक्त सभी। गाइस बहुत ही दमदार फैक्ट है, देखेंगे। आइए, बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? शिक्षा की शुरुआत प्रवज्जा संस्कार से होती थी। शिक्षा में उपसंपदा संस्कार विश्व शिक्षा में थी। शिक्षा सर्वसुलभ थी। उपरोक्त सभी। आइए शुरू करते हैं इसको। यस, आइए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला था कि शिक्षा की शुरुआत, ऑफ कोर्स कल ही बात किया था, पवज्जा, जिसे हम हिंदी में प्रवज्जा बोलते हैं। पवज्जा संस्कार का अर्थ था बाहर ले जाना, गुरु के पास, घर से बाहर, मतलब गुरुकुल या मठ की तरफ ले जाना। शिक्षा में उपसंपदा संस्कार, देखिए दोस्तों इसको कंफ्यूज मत होइएगा वैदिक कालीन शिक्षा के समापवर्तन संस्कार से। इस संस्कार से नहीं कंफ्यूज होंगे। समापवर्तन, देखिए चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। समापवर्तन संस्कार वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा की समाप्ति पर घर जाते हुए विद्यार्थी के लिए होता था, जो गुरु को अपनी क्षमता के अनुसार कुछ अंतिम गुरु दक्षिणा देता था। और दोस्तों गुरु कुछ अंतिम शिक्षाएं देता था, जैसे कि बेटा आप घर पे भी पढ़ना, आलस्य मत करना, स्व अध्याय करना, माता पिता की सेवा करना, ये सब बातें दोस्तों इसमें निर्भर करती थी। तो गाइज, लेकिन बौद्धकालीन शिक्षा में गलती से भी मत सोचिएगा दोस्तों, उपसंपदा संस्कार बहुत ध्यान देने योग्य है। यह घर लौटने की शिक्षा नहीं थी दोस्तों। बौद्धकालीन शिक्षा दो भागों में बटी थी। एक वह शिक्षा जो भिक्षु बनने से पहले होती थी, यहां के बाद आप घर लौट जाते हो। और दोस्तों अगर कोई व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करके बौद्ध भिक्षु बनना चाहता है तो उसके लिए उपसंपदा संस्कार होता था, जिसके लिए दोस्तों ये नियम क्या था कि मठों के अधिकारी सिर्फ बौद्ध भिक्षु हो सकते थे। और उसके लिए दोस्तों तीनों बौद्ध धर्म के तीनों ग्रंथों, कौन? सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, तीनों का गहरा ज्ञान के साथ साथ अकाउंटिंग और लेन देन का भी ज्ञान चाहिए था। अर्थात ये वाला भी सही है, ये भी सही था। शिक्षा, दोस्तों ध्यान सुनेंगे, वैदिक कालीन शिक्षा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की शिक्षा की व्यवस्था थी, पर शूद्रों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। दोस्तों यहां ऐसा कुछ नहीं था। अगर देखा जाए मेरे बच्चों, तो पहली समावेशी, मैं क्लास में कई बार कह चुका हूं कि दुनिया की पहली समावेशी शिक्षा हमको बौद्धकालीन शिक्षा में दिखती है। सभी के लिए शिक्षा के दरवाजे खुले थे। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू डी फॉर डेनमार्क। लेट्स गो, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। 1986 की शिक्षा नीति के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन ए, नवोदय विद्यालयों की स्थापना, राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, डी, उपरोक्त सभी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आइए, 1986 की शिक्षा नीति के बारे में क्या सत्य है? नवोदय विद्यालयों की स्थापना, राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, या डी, उपरोक्त सभी। गाइज दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि नवोदय विद्यालयों ने यह सुनिश्चित किया, क्या? नवोदय विद्यालयों ने यह सुनिश्चित किया कि भैया एक मॉडल स्कूल हर जिले में खोला जाए, जिससे बाकी विद्यालय, दोस्तों इसे आदर्श विद्यालय के रूप में खोला गया था। और यह 1986 की शिक्षा नीति में आपको पहले ही बता चुका हूं। अगला क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय आय। उन्होंने कहा कि दोस्तों शिक्षा की दशा बुरी है, इसलिए राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा को अलॉट किया जाए। और दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मैंने आपको बताया था उस समय प्राथमिक स्कूलों की दशा इतनी खराब थी कि बैठने के लिए टाट की व्यवस्था नहीं थी। कई जगह गुरुजी का चेयर नहीं था, कई जगह मिटाने के लिए कपड़ा तक नहीं था, श्यामपट्ट नहीं थे। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि मैक्सिमम सुविधा देने के लिए नहीं,
मिनिमम सुविधा देने के लिए लाया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो द राइट आंसर इज डी फॉर डेनमार्क। लेट्स गो, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, वर्धा योजना के बारे में क्या सत्य था? गलत कथन बताइए गाइस, बिल्कुल सही। वर्धा योजना के बारे में इस बार आपको गलत कथन बताना है। पहला, इसकी शुरुआत 22-23 अक्टूबर 1937 को वर्धा से हुई। यह हस्त कौशल पर आधारित व्यावसायिक शिक्षा थी। इसमें हस्त कौशल का शिक्षण प्रतिदिन 3 घंटे 20 मिनट होता था। प्रतिदिन शिक्षण की अवधि 4 घंटे 30 मिनट थी गाइस। आइए शुरू करते हैं। तो यस, तो वर्धा योजना दोस्तों, हर फैक्ट ही फैक्ट है, बस आपको लिखना है। गाइस आपको बता दें, वर्धा दोस्तों महाराष्ट्र का एक जगह है वर्धा। वहां पे दोस्तों एक मारवाड़ी सभा थी, और दोस्तों मारवाड़ी सभा के अध्यक्ष थे श्री मन्ना रायण अग्रवाल। और श्री मन्ना रायण अग्रवाल की इस मारवाड़ी सभा में एक शिक्षा सम्मेलन बुलाया किसने? गांधी जी ने दोस्तों। और वहां से उनकी प्रसिद्ध वर्धा योजना की शुरुआत हुई गाइज, अर्थात पहला कथन सही है। हम सब जानते हैं दोस्तों यह हस्त कौशल पर आधारित थी, यह भी सही गाइज। दोस्तों अब हस्त कौशल देखिए, ऐसा नहीं था दोस्तों, इसमें गणित, विज्ञान, साफ सफाई, भाषा, ये सब भी सिखाया जाता था। तो आप जानते हैं दोस्तों मुख्य था यह एक व्यावसायिक शिक्षा थी। तो दोस्तों काम काज सिखाया जाएगा तो सबसे ज्यादा टाइम किसको दिया जाएगा? हस्त कौशल को। यह भी सही था दोस्तों कि 3 घंटे 20 मिनट थी, यह भी सही था। और दोस्तों पूरे दिन भर क्लास चलती थी 5 घंटे 30 मिनट। जब आप डेटा देखोगे तब पता चलेगा क्लास चलती थी 5 घंटे 30 मिनट, और यह दिखा रहा है 4 घंटे 30 मिनट, अर्थात यही कथन गलत है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? द राइट आंसर इज गाइज डी फॉर डेनमार्क। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 17, मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में गलत कथन बताइए गाइज। शिक्षा की शुरुआत बिस्मिल्लाह संस्कार से होती थी। शिक्षा का माध्यम अरबी एवं फारसी भाषा थी। प्राथमिक स्तर पर मदरसे में शिक्षा होती थी। गणित के निपुण विद्यार्थी को रियाजी कहते थे दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। आइए लेट्स गो, मजा आएगा दोस्तों। तो आइए, यस यस राइट। दोस्तों हम सभी जानते हैं शिक्षा की शुरुआत हमेशा बिस्मिल्लाह संस्कार से होती थी। आप जानते हैं, हम बात कर चुके हैं। पहला कथन दोस्तों सही है, अर्थात यह हमारा उत्तर नहीं है। शिक्षा का माध्यम दोस्तों अरबी भाषा, फारसी भाषा थी, यह भी सत्य है दोस्तों, अर्थात यह भी सही है। दोस्तों गणित में निपुण विद्यार्थी को रियाजी कहते थे, यह भी आपको पहले ही बता चुका हूं, यह भी सही है। प्राथमिक स्तर पर मदरसे में शिक्षा होती थी दोस्तों, यह गलत है, क्योंकि मैंने ही कल आपको बताया था कि प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे मकतब। कौन थे दोस्तों? मकतब, जो कुतुब शब्द से बने हैं, जिसका अर्थ होता है पढ़ना लिखना। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई दोस्तों। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी फॉर चेन्नई। लेट्स गो, अगला क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एक एग्जाम के अनुसार बहुत ही हॉट क्वेश्चन। वैयक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है। सुनेंगे, वैयक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन संभव हो। बहुत फेमस डेफिनेशन। यह परिभाषा किसने दी है गाइज? ऑप्शन ए, क्या यह परिभाषा टायलर ने दी है? क्या इसे स्किनर ने दिया है? क्या इसे जेम्स ड्रेवर ने दिया है? क्या इसे गेट्स ने दिया? गाइज सब पढ़ाया हुआ है दोस्तों, और मैं चाहूंगा मेरे बच्चों की आप मुझे बताएं, मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों। सिर्फ मैं इतना चाहता हूं कि आप मुझे बता दें बस। आई यस, आइए शुरू करते हैं। यस, तो सही उत्तर क्या है गाइज? सही उत्तर हम सभी जानते हैं दोस्तों, क्या है? सही उत्तर है यस, यह दुनिया की दोस्तों वैयक्तिक विभिन्नता की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है, जो किसने दिया है गाइज? स्किनर ने। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर गाइज।
बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। इसको अगले क्वेश्चन को लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का सही क्रम क्या है दोस्तों? हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का सही क्रम क्या है? आइए, बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन है दोस्तों, मैं चाहूंगा कि एकदम बिंदास आप भी ले। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का सही क्रम क्या है? मैं चाहूंगा इसको इधर करूं ताकि आप देख पाए। अब आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं, मैं भी हट रहा हूं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स गो। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना, तुलना, अनुप्रयोग और सामान्यीकरण। प्रस्तावना, सामान्यीकरण, तुलना, अनुप्रयोग, प्रस्तुतिकरण। सामान्यीकरण, तुलना, प्रस्तुतिकरण, अनुप्रयोग। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण एवं अनुप्रयोग। और मैं जानता हूं मेरे बच्चों, आप सभी जानते हैं सही उत्तर क्या है। यस, राइट दोस्तों, बिल्कुल सही गाइस। द राइट आंसर इज, बहुत बार ले चुका हूं दोस्तों, कम से कम इसी सेशन में 3-4 बार ले चुका हूं और अब आप समझ गए हैं। द राइट, बिल्कुल सही गाइस, टाइम नहीं लेना है। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर, यस, क्वेश्चन नंबर 20 सब समझा चुका हूं गाइस। मापक का या मापन का वह स्तर जिसमें परम शून्य आता है गाइस। मापन का वह स्तर जिसमें परम शून्य आता है। ऑप्शन ए, क्या यह नामित मापन है? ऑप्शन बी, क्या यह आनुपातिक मापन है? ऑप्शन सी, क्या यह अंतराल मापन है? ऑप्शन डी, क्या यह क्रमिक मापन है? दोस्तों इसका उत्तर अपने बच्चों से चाहूंगा कि आप एकदम बिल्कुल सही उत्तर दे दोस्तों, मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा गाइज। आप, मैं चाहता हूं सिर्फ सही उत्तर दे, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी मुझे भी। मापन का वह स्तर जिसमें परम शून्य आता है गाइज। दोस्तों मापन का वह स्तर जिसमें परम शून्य आता है, हम सभी जानते हैं दोस्तों, नामित मापन में सिर्फ नाम के आधार पर मापन होता है। जैसे दोस्तों किसी भी शहर में, जैसे दोस्तों हम लिया जाए एक घर, एक गांव में वे घर जहां आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, या दोस्तों गांव में वो लोग जिन पे 2 पहिया वाहन है या जिन पे नहीं है, तो दोस्तों 2 ही ग्रुप तो बनेंगे। एक ग्रुप बनेगा जिसके पास नहीं है, एक जिनके पास 2 पहिया वाहन है उनका ग्रुप बनेगा, अर्थात इसमें शून्य वाली कोई संभावना नहीं है। अंतराल मापन, जिसपे गैप दिया जाए, गैप देकर मापन किया जाए, अंतराल मापन। मैं दोस्तों क्या बोलता हूं, जब आप डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हो तो 1 हफ्ते की दवा देता है, फिर अगले महीने या अगले हफ्ते बुला के फिर टेस्ट करवाता है, तो उसने 2 टेस्ट के भाई टेस्ट मापन है कि आपकी बीमारी कितनी सुधरी है। तो 2 टेस्ट के बीच में जो 1 हफ्ते का गैप दिया गया है वह अंतराल मापन है। और गैप कभी भी नहीं हो सकता क्या, शून्य। अर्थात जब शून्य ही नहीं आ रहा तो परम शून्य कहां से आएगा यार, ये भी गलत हो गया। क्रमिक मापन, क्रम क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कभी किसी का क्रम 0 सुना, रोल नंबर 0, कोई उठता हाँ सर, यस सर, किसी का रोल नंबर 0 नहीं होता दोस्तों। अर्थात यहां भी शून्य नहीं आ रहा है तो परम शून्य क्या आएगा, अर्थात दोस्तों यह आता है किसमें, आनुपातिक मापन में गाइज। जब अनुपात में किसी एक वस्तु के अनुपात में दूसरी वस्तु हो ही ना, तो दोस्तों उसे नील, परम शून्य का अर्थ 0 भी नहीं है, परम शून्य का अर्थ है गाइज नील, नहीं है ही नहीं। जैसे मेरे पास गणित की 2 किताबें हैं, हिंदी की कोई किताब नहीं है, कोई, यानी कि शून्य किताब है कोई। दोस्तों गणित और हिंदी की किताबों का अनुपात क्या होगा, 2 0 का। और यहां दोस्तों 0 का अर्थ शून्य नहीं है, नील है। इसलिए दोस्तों परम शून्य सिर्फ किस में आ सकता है, आनुपातिक मापन में। आइए शुरू करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षण कौशल वे अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं। देखिए दोस्तों सारे डेफिनेशन ले चुका हूं, सिर्फ यही है। देखिए एक बार, शिक्षण कौशल वे अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग एक शिक्षक अपनी कक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए करता है। यह डेफिनेशन किसने दी है, पीओ स्मिथ ने, रॉस ने, एलन गेज ने, या फिर मैकिंटर एवं व्हाइट ने दी है गाइज। और हम जानते हैं दोस्तों सही उत्तर क्या है, ऑल ऑफ अस नो व्हाट इज द राइट आंसर। और सही उत्तर है गाइज यह परिभाषा, आप सारी परिभाषाएं देख चुके हो। मैं आपको मैकिंटर एंड व्हाइट की डेफिनेशन दिखा चुका हूं, मैं आपको प्रोफेसर वीके पासी की डेफिनेशन दिखा चुका हूं, कुल श्रेष्ठ की डेफिनेशन दिखा चुका हूं, और मैंने आपको बताया था कि तीसरी डेफिनेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपके उत्तर आने शुरू हो गए। बिल्कुल सही गाइज,
एलन गेज इज द राइट आंसर, सही उत्तर है एलन गेज। आइए क्वेश्चन नंबर 22, मॉन्टेसरी प्रणाली के बारे में क्या सत्य है दोस्तों? आपको कुछ भारतीय विचारक कुछ पाश्चात्य विचारक पढ़ने हैं दोस्तों, उसमें मारिया मॉन्टेसरी भी है। तो आइए शुरू करते हैं। मॉन्टेसरी प्रणाली के बारे में क्या सत्य है? यह मुख्यतः मंदबुद्धि बालकों के लिए है। यह 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए प्रयोग होती है। इसमें ज्ञानेंद्रीय, कर्मेंद्रीय एवं गणित एवं व्याकरण शिक्षा के 3 भाग थे और उपरोक्त सभी गाइज। आइए दोस्तों, सही बात भी यही है कि यह मुख्यतः मंदबुद्धि बालकों के लिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, मारिया मॉन्टेसरी रोम बोले तो इटली की ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने रोम यूनिवर्सिटी से मेडिकल साइंस में पहली बार पीएचडी किया था, पहली महिला पूरे इटली की। दोस्तों उनको इसलिए मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाने का काम सौंपा गया है। एक प्रयोग था गाइज, और उन्होंने यह सिद्ध करके दिखा दिया कि अगर इंद्रियों की सहायता से पढ़ाएं, भाई हमको ठीक है, मंदबुद्धि बच्चा अगर दोस्तों उसको बोलोगे आम खट्टा होता है, बोलेगा हाँ, फिर भूल जाएगा, पर जब स्वाद ही चख लेगा तो कहां से भूलेगा। तो उन्होंने कहा भैया कि मंदबुद्धि बालक सामान्य बालक की तरह पढ़ाया जा सकता है अगर इंद्रियों का प्रयोग किया जाए, कर्मेंद्रियों का प्रयोग किया जाए। इसलिए दोस्तों आप समझ गए होंगे, इंद्रिय शिक्षा के लिए फेमस हुई मारिया मॉन्टेसरी। यह सही है दोस्तों कि यह मंदबुद्धि बालकों के लिए थी। इसका मुख्य टारगेट प्री स्कूल एजुकेशन था दोस्तों, किंडरगार्टन टाइप का, 3 to 7। इसमें दोस्तों शिक्षा के 3 भाग थे। इंद्रिय आधारित शिक्षा, कर्मेंद्रीय, करना, हाथ पैर हिलाना, प्लेट को इधर उधर करना, गतिशीलता सीखना, और लास्ट में दोस्तों गणित व्याकरण, अर्थात ये भी सही है, डी उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। इसको अगले चलेंगे, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आइए, पहला दोस्तों एक समावेशी शिक्षा पर बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, एक बार देखिए। प्रतिभाशाली बालक भी अधिगम निर्योग्य हो सकता है। देखेंगे, प्रतिभाशाली बालक भी अधिगम निर्योग्य हो सकता है। अधिगम निर्योग्यता परिवर्तनशील होती है, या अपवंचित बालकों में सुविधाओं की कमी पाई जाती है। डी उपरोक्त सभी गाइज। आइए एक बार देखते हैं दोस्तों क्या सच है। तो गाइज अगर आप ध्यान से देखेंगे तब आपको पता चलेगा क्या कि प्रतिभाशाली, मैंने आपको बोला था गाइज कि अगर प्रतिभाशाली बालक को क्लास में चुनौतीपूर्ण काम नहीं देंगे तो भी वो न्यूसेंस बन जाएगा, परेशान करेगा पूरी क्लास को। अर्थात प्रतिभाशाली बालक भी हो सकता है कैसा बालक? समस्यात्मक। पहला वाला सही है गाइज। अधिगम निर्योग्यता, आइए शुरू करते हैं। अधिगम निर्योग्यता परिवर्तित होती, बिल्कुल सही गाइज। पहले आपको हमको डब्ल्यू और एम में कंफ्यूजन होता था पढ़ने में, लिखने में भी, मतलब यह डिस्ग्राफिया भी थी, डिसलेक्सिया भी थी, और क्या आज हो रहा है? नहीं हो रहा है। अर्थात अधिगम निर्योग्यता हमेशा के लिए नहीं होती है, बदलती रहती है, चर होती है। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला था, अपवंचित बालक कौन है? जिसमें सुविधाओं की कमी हो। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। दोस्तों सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा असतत चर है गाइज? बहुत ही दमदार क्वेश्चन गाइज, बहुत दमदार क्वेश्चन, बहुत ही हॉट और बहुत ही हॉट क्वेश्चन। मैं तो इसे कहूंगा कि दिस इज वन अमंग द वेरी हॉट क्वेश्चंस, बहुत ही दमदार क्वेश्चंस में से एक दोस्तों। आइए देखते हैं, यस देखते हैं, तो शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा असतत चर है? दोस्तों बहुत ही मजेदार कहानी है, ध्यान से देखेंगे। मैंने दोस्तों एक बार आपको ऑनलाइन भी पढ़ाया था, ओपन भी पढ़ाया था, मापन मूल्यांकन में गाइज, और ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया भी हुआ। एक बार यस करें, हाँ सर आपने पढ़ाया हुआ है, तो मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों। पुराने यूपी टेट के बैच को भी पढ़ाया हुआ है और जम के पढ़ाया दोस्तों इसको। दोस्तों आपने सुना है मापन 2 प्रकार का होता है, या तो गुणात्मक, जैसे दोस्तों गणित एक गुण है, भाई गणित की योग्यता कोई वस्तु थोड़ी है कि 2 मीटर गणित है, यह गुणात्मक मापन है। कितनी लंबाई है, 3 फीट 5 फीट, यह मात्रात्मक मापन है, क्योंकि इसे यूनिट में बताया जा सकता है। तो दोस्तों मात्रात्मक मापन के 2 चर माने गए हैं, सतत चर और असतत चर। अब आप देखिए दोस्तों, असतत चर,
तो दोस्तों जब मापन के चर में कोई भी गैप न हो, अर्थात संख्या में दशमलव भी आ सकता है, मतलब दशमलव में भी मान आ जाए, तो ऐसे चर को हम सतत चर कहते। कैसे कि 20 किलो वजन के बाद 21 किलो वजन थोड़ी डायरेक्ट मिलेगा। किसी का 20 किलो 1 ग्राम होगा, किसी का 20 किलो 100 ग्राम होगा, तो 20.1, 20.2, 20.3 इस तरह से भी हो सकता है, अर्थात इसमें गैप होगा, कोई गैप नहीं, माफ करेंगे, इसमें कोई गैप नहीं होगा और दशमलव में भी उत्तर आ सकता है। लेकिन दोस्तों जब मापन सिर्फ पूर्णांकों में संभव हो, सिर्फ किसमें संभव हो? पूर्णांकों में, अर्थात दशमलव में हो ही नहीं सकता, तो ऐसे मापन को हम क्या बोलेंगे? असतत। असतत क्यों? क्योंकि एक के बाद डायरेक्ट 2 आएगा, 1.2 नहीं आएगा, 1.1 नहीं आएगा। तो दोस्तों अब आप सोचिए ऐसे मापन में कौन आएगा? आइए, उम्र। अरे भैया किसी की उम्र 12 साल 1 महीने भी हो सकती है, 12 साल 2 महीने भी हो सकती है, अर्थात यह सतत चर है, यह हमारा उत्तर नहीं है दोस्तों। लंबाई, भैया लंबाई किसी की 6 फीट 1 इंच, अब थोड़ी एक 6 फीट के बाद सीधा 7 फीट आएगी, अर्थात ये भी नहीं हो सकता। वजन 50 किलो 200 ग्राम, 51 किलो 200 ग्राम, ये भी नहीं हो सकता। तो सही उत्तर है दोस्तों किताबों की संख्या। कभी किसी ने बोला अरे भाई मेरे पास 2.5 किताबें हैं, भाई मेरे पास 1.5 किताबें, मेरे पास 1.25 किताबें हैं, सुन के ही हंसने लगता है, अर्थात असतत चर कौन है दोस्तों? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? आइए, बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों और मैं चाहूंगा एकदम आप देखते रहें। यस, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षण की 3 अवस्थाएं हैं, शिक्षण के 3 चर हैं, शिक्षण की अवस्थाएं टॉलमैन ने कही है, शिक्षण केवल शिक्षक केंद्रित होता है। दोस्तों कौन सा कथन असत्य है? आप करेंगे निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों शिक्षण की 3 अवस्थाएं हैं, आइए एक बार देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। लेट्स गो। आइए आइए, और गाइस सच यही है मेरे बच्चों कि टॉलमैन ने बिल्कुल सही कहा है, शिक्षण की 3 अवस्थाएं टॉलमैन ने दी है। तीनों अवस्थाओं का नाम है दोस्तों पूर्व शिक्षण अवस्था, अंतः क्रियात्मक अवस्था, अंतः क्रियात्मक अवस्था, उत्तर अंतः क्रियात्मक अवस्था, उत्तर अंतः क्रियात्मक अवस्था, अर्थात ये और ये सही हो गया दोस्तों। पहले ही बता चुका हूं शिक्षण के 3 चर हैं, यह भी सही हो गया, तो सही वाले गलत हो गए, गलत वाला सही हो गया। क्या? शिक्षण दोस्तों बाल केंद्रित भी होता है और शिक्षक केंद्रित भी होता है, अर्थात एक बात तो साफ है दोस्तों, और अहस्तक्षेपी भी होता है, अर्थात यह वाला कथन गलत है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 26, असत्य कथन का शुरुआत। आइए, असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन, ध्यान से सुनेंगे, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें दोस्तों। पहला, मुस्लिम कालीन शिक्षा में बिस्मिल्लाह संस्कार से शुरू होती थी, इसकी न्यूनतम आयु 4 वर्ष 4 महीने थी, इसमें शारीरिक दंड दिया जाता है, मुस्लिम कालीन शिक्षा में मकतब उच्च शिक्षा के केंद्र थे दोस्तों। बस फैक्ट। अब आप देखिए दोस्तों कैसे क्वेश्चन में हेर फेर किया मैंने। एक क्वेश्चन दोस्तों लॉकडाउन के दौरान मैंने खुद लिखे थे गाइज, और आप क्वेश्चन की गुणवत्ता तो आप समझ ही गए होंगे। आइए शुरू करते हैं इसको। आइए, मुस्लिम कालीन शिक्षा में बिस्मिल्लाह से शिक्षा शुरू होती है। बी, इसकी न्यूनतम आयु 4 वर्ष 4 महीने एवं 4 दिन थी। सी, इसमें शारीरिक दंड दिया जाता है। डी, मुस्लिम कालीन शिक्षा में मकतब उच्च शिक्षा के केंद्र थे। दोस्तों हम सभी जानते हैं यह पूरा का पूरा कथन क्या है? गलत है गाइज। क्या क्या गलत है? कौन सा गलत है? आइए एक बार चेक करते हैं दोस्तों, इसको चेक। मुस्लिम कालीन शिक्षा हम सभी जानते हैं बिस्मिल्लाह से शुरू होती थी, अर्थात ये सही है, हमारा उत्तर नहीं गाइज है। इसकी न्यूनतम आयु 4 वर्ष, यह भी सही है, यह भी हमारा उत्तर नहीं दोस्तों। मुस्लिम कालीन शिक्षा में दोस्तों दंड बनाना, मुर्गा बनाना, सुन रहे हैं, मारना, कोड़े बरसाना दोस्तों, इसके लिए यह एक इसकी आलोचना है, अर्थात ये भी सही है दोस्तों। हम सभी जानते हैं उसी प्रश्न को उलट दिया गया है दोस्तों, मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे, जबकि इस बार ये उच्च कह रहा है,
सो डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। इसको अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करें। वुड का घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों में था। इसके द्वारा कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके द्वारा निस्यंदन की नीति का अंत हुआ, मैकाले की नीति का अंत हुआ तथा स्कूलों में सहायता अनुदान राशि की शुरुआत हुई। डी उपरोक्त सभी। दोस्तों पूरा अब आप समझ गए होंगे पढ़ाने का। यह एक बहुत यूनिक प्रैक्टिस थी दोस्तों, यह एक अत्यंत ही यूनिक प्रैक्टिस थी। वेरी वेरी यूनिक प्रैक्टिस। आइए शुरू करते हैं। यस, वेरी यूनिक प्रैक्टिस। इसको दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वुड का घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों का विशाल डॉक्यूमेंट था। यह इसका बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। इसके द्वारा यह भी बता चुका हूं कि लंदन यूनिवर्सिटी को आदर्श मानकर कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालय बने। इसके द्वारा दोस्तों उसने तुरंत मैकाले की नीति को बंद कर दिया और मैंने आपको यह भी बताया है कि सहायता अनुदान राशि की व्यवस्था हुई। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, सत्य कथन का चयन करें। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने पहली बार त्रिभाषा फार्मूला की बात की। दोस्तों त्रिभाषा फार्मूले से जुड़ा एक अत्यंत ही यूनिक क्वेश्चन। मुदालियर आयोग ने इसे अपनाया, कोठारी आयोग ने इसे त्रिभाषा फार्मूला कहा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि त्रिभाषा फार्मूला ने एक लंबी यात्रा तय की है। पहली बार इसकी डिमांड की थी भारत के केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने। और दोस्तों इसे दोस्तों माध्यमिक शिक्षा में इसे अपनाने का श्रेय जाता है मुदालियर आयोग को। पर त्रिभाषा फार्मूले को त्रिभाषा फार्मूला पहली बार किसने कहा? दोस्तों कोठारी आयोग ने। इसलिए कई प्रश्नों में इसका उत्तर कोठारी आयोग होता है। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। दोस्तों सही उत्तर क्या है? डी फॉर डेनमार्क। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 29, आरटी 2009 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों आरटी 2009 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह भारतीय संविधान के 86वें संशोधन से लागू हुआ। इसमें 38 धाराएं, 7 अध्याय और 1 अनुसूची है। इसमें सरकारी, विशिष्ट, सहायता प्राप्त एवं निजी 4 प्रकार के विद्यालय बताए गए हैं। यह 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। आइए दोस्तों मजा आएगा। आइए शुरू करते हैं। लेट्स गो। गाइस हम सभी जानते हैं सही उत्तर क्या है। दोस्तों सही उत्तर यह है कि यह भारतीय संविधान के 86वें संशोधन से लागू हुआ। बिल्कुल सही गाइस, ये सच है। हम सब जानते हैं दिसंबर 2002, देखिए मैंने आपको बताया था दिसंबर 2002 में यह संशोधन लाया गया। आरटी की स्थापना यहीं से शुरू हुई। इसमें 38 धाराएं, 7 अध्याय और 1 अनुसूची मैंने आपको बताई थी। दोस्तों इसमें दोस्तों 4 प्रकार के विद्यालय हैं। सरकारी, जिसकी तैयारी आप कर रहे हो, विशिष्ट जैसे नवोदय, सहायता प्राप्त दोस्तों एडेड स्कूल जो जूनियर की वैकेंसी आ रही है, और पूरी तरह से निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल। दोस्तों यह भी सही है। यह 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में नहीं लागू हुआ था। दोस्तों इसमें बाहर था जम्मू कश्मीर। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में उस समय धारा नंबर 370 लागू थी, इसलिए यह वहां पर लागू नहीं हुआ। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। लेट्स गो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का अंतिम क्वेश्चन। आइए, एनसीएफ 2005 के बारे में असत्य कथन बताइए। दोस्तों पहला, कक्षा में पसरा सन्नाटा अधिगम का सूचक नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ बच्चों की आवाजों और उनके अनुभवों को वरीयता देना है। मोटी मोटी पुस्तकें शिक्षा में सफलता का सूचक है। इसमें 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है। गाइस आइए एक बार देखते हैं कहां है मैं और आप। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों बताएं। आइए, यस देखते हैं गाइस कहां हैं हम लोग। आइए, यस यस। तो सही उत्तर हम सब जानते हैं क्या है। सही उत्तर है गाइज यस। दोस्तों उन्होंने कहा कि कुछ तो बातचीत होनी चाहिए, अंतःक्रिया से अधिगम होता है, चुप्पी मार के कोई नहीं सीखता है। सही है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं है। दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ दोस्तों आपको सीटीटी के प्रैक्टिस में दोस्तों महामैराथन में मैंने बताया था क्या कि बच्चे की आवाज को वरीयता दी जाएगी, उसकी आवाज को नहीं दबाया जाएगा,
उसके अनुभव पूर्व ज्ञान से जोड़कर सिखाया जाएगा, ये भी सही इसलिए ये भी गलत हो गया। इसके 5 मार्गदर्शी सिद्धांत, ये भी सही था ये भी गलत हो गया। दोस्तों याद करिए क्या कह रहा था, मोटी मोटी शिक्षा। दोस्तों किस पुस्तकों को उन्होंने कहा है किताबें रट्टा मरवाती हैं, इनसे बच्चे का लाइफ चौपट हो रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि भैया मोटी मोटी किताबें शिक्षा की असफलता है, इसलिए मोटी मोटी किताबों के बजाय रचनात्मकता पर जोर दिया जाए। बताएं दोस्तों कैसा लगा? सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। हाँ दोस्तों बताएं मुझे कैसा रहा आज का यह सेशन। यस मुझे भी अच्छा लगेगा और आशा करता हूं दोस्तों आपको भी अच्छा लगेगा। आइए शुरू करते हैं। यस बिल्कुल शोभा राजक, मेरे बच्चों मुझे यकीन है आपको अच्छा लगेगा। यस ओके राइटली सेड। यस मैं आपकी कमेंट ले रहा हूं दोस्तों। यस शुरू करते गाइज। नहीं मैं ठीक हूं यार, थोड़ा सा वर्क पड़ रहा है इस समय, जानते हैं आप, थोड़ा वर्क पड़ रहा है, बाकी तो सब ठीक है। बहुत ही मुझे अच्छा भी लगा, यकीन है आपको इस क्लास से निश्चित ही बेनिफिट मिलेंगे। बिल्कुल सही दोस्तों। बिल्कुल मिली त्यागी बिल्कुल लागू होते मिली, पर मिली जिस समय लागू हुआ था उस समय नहीं लिख सकते ना बेटा। 1 अप्रैल 2010 को तो 370 लागू थी ना बेटा, तो जब तक गवर्नमेंट उसको अपडेट नहीं करती अपन अपडेट नहीं कर सकते ना बेटा, इट्स डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। आइए शुरू करते हैं। यस इसको शुरू करते हैं दोस्तों, बहुत ही यस शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए गाइज बिल्कुल मिली, मुझे यकीन है आप मेरे आंसर को पा चुकी हैं। यस बिल्कुल दोस्तों यस चलिए गाइज बिल्कुल बिल्कुल। सीमा मिश्रा सर ऐप पर प्लीज टाइम टेबल। सीमा मैं देखता हूँ दोस्तों। दृष्ट इस धृति सेठ, बिल्कुल धृति हमने कोशिश की बेटा। चलिए गाइज कल से फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए मैं आत्म मिश्रा आपसे इजाजत लेता हूँ गाइज। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप सबके लिए खुशखबरी है। एक बार पुनः चंद्रा इंस्टीट्यूट ने अपने ऑनलाइन कोर्सेज ऑफलाइन कोर्सेज में एडमिशन प्रारंभ कर दिया है। आप जानते हैं कि एडमिशन बंद था, अब 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक पुनः प्रवेश प्रारंभ कर दिया गया है। अपने चहेते अध्यापकों के साथ आप अपनी तैयारी को दीजिए, सही अंजाम, अपनी मंजिल को पाइए। देखिए चंद्रा में जो एडमिशन आपका ऑफलाइन ऑनलाइन लिया जा रहा है, यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट का बैच 10 फरवरी से है। यूपी टेट सुपर टेट की बात किया जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी ये अंतिम बैच चल रहा है। 25 से 30 लेक्चर वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लाइव चल रहा है। यूपी टीजीटी पीजीटी ये भी लाइव चल रहा है, यहाँ भी लगभग 25-30 लेक्चर आपको सभी कोर्सेज में मिल जाएंगे, प्रतिदिन लाइव चलता है। यूपीएसआई लेखपाल ये भी लाइव चल रहा है। एमपी टेट और रीट के जो क्लासेज हैं, ये काफ़ी कोर्स यहाँ पे लगभग कंप्लीट हैं। प्रैक्टिस एग्जाम के टाइम में तो यहाँ पे काफ़ी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। चहेते अपने चहेते अध्यापकों का मार्गदर्शन ले लो यार, और क्या चाहिए आपको? अपने चहेते जिनको आप लाइव देखते हैं, आप ऐसे टीचर्स का चंद्रा पे आपको भरोसा है, चंद्रा की टीम पर भरोसा है, ऐसी टीम का आप मार्गदर्शन चाहते हैं। जीआईसी जीएस स्पेशल बैच चल रहा है, यूपी पीसीएस फाउंडेशन बैच, यूजीसी फर्स्ट पेपर, आप जाके डेमो भी देख सकते हैं मेरे भाई। डेमो देखो ना, खुद ही आपको एहसास हो जाएगा कि आपको स्वयं आप समझ पाएंगे कि आपको प्रवेश तुरंत करा लेना चाहिए, क्योंकि ये अंतिम अवसर है 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी। देखिए चंद्रा के टीचर पर आपका जो अटूट विश्वास है, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया।
चंद्रा टीम, जिसे मेहनती टीम आप कह सकते हैं, हमारा सपना आपका सपना मंजिल दिलाकर रहेंगे। चंद्रा के एक्सपर्ट और टीचर दिन रात एक कर देंगे आपकी सफलता के लिए। प्रवेश प्रक्रिया जो है आप जल्दी से देख लीजिए, गूगल प्ले स्टोर से लिखें चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, ऐप को इंस्टॉल करें। पहला रजिस्टर्ड लॉगिन कर लें। लॉगिन आप पहले से आपका आईडी है उसको आप लॉगिन कर लो। अगर आपका आईडी मान लो भूल गए हो तो फॉरगेट पे जाके पूरा प्रोसेस कर लो, सिंपल प्रोसेस है। वैसे फेसबुक की आईडी पासवर्ड बनाते हो ना आप, सेम आप पासवर्ड बना लो, खुद ही आप कर लीजिए। आईडी पासवर्ड स्वयं बनाना है। कैटेगरी चूज कर लो भैया। बाई कोर्स में जब आप जाएंगे अप्लाई करते समय कूपन कोड ये नोट कर लीजिए, C2020 लिख के अप्लाई कर देना। कुछ मोबाइल नंबर आपकी मदद के लिए आपको दे दिए जा रहे हैं। और टाइम टेबल के लिए टेलीग्राम ऐप पर लिखें चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। प्ले स्टोर से पहले टेलीग्राम लिखें ये और टेलीग्राम इंस्टॉल कर लेना। देन एक टेलीग्राम पर लिखें चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। टाइम टेबल आपको रेगुलर का मिल जाएगा। बिंदास आप चंद्रा टीम, जिससे पढ़ना आपका एक सपना है कि हमें इनकी क्लासेस लेनी है, यहाँ के अनुभव को अंतर्निहित करना है, तो निश्चित रूप से चंद्रा टीम दिन रात एक करके अपने भाई बहनों को सफलता हर हाल में दिलाएगी सफलता। और चंद्रा के एक्सपर्ट हमेशा कोशिश करते हैं कहाँ से प्रश्न, किन परीक्षाओं से, किन पुस्तकों से, यहाँ तक कि पुस्तकों तक की खोज करने का प्रयास करते हैं कि किन पुस्तकों से प्रश्न आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, अच्छा देखिए ऑफलाइन जो बैचेज हैं वो 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक हमारे जितने ब्रांचेज हैं उन सभी ब्रांचेज का स्क्रीनशॉट आपको दिखा दिया जा रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी ब्रांचेज पर 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में आपका प्रवेश यूपी टेट और सुपर टेट के लिए प्रवेश आपका सभी ब्रांचेज में, अभी सीटेट के कारण कुछ जगह खाली हुआ है तो अभी प्रवेश हो जाएगा। अभी आपको मालूम है कि लगभग 15-20 दिन से प्रवेश बंद था, जगह नहीं थी, सीट नहीं थी, तो अभी आपका ये 10 दिन का गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आपका प्रवेश हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।